Students, are you able to see the screen? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को तो रिप्लाई करें चैट ऑप्शन में। यस मैम। ओके, कल के पढ़ाई टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके कल हमने पढ़ा था कनाडा के बारे में कि जो ओल्ड नेशंस थे वो कौन कौन से थे, कौन से इंक्लूड हो रहे थे और कैसे यूएसए जो है वो एक अंडर डेवलप इकोनॉमी से आगे बढ़ गया था। ठीक है, अब हम वापस से इस पैरा से शुरू कर रहे हैं। वन रीजन वाई द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड इन इंग्लैंड व्हेन इट डिड वाज बिकॉज small peasants were losing their land to big farmers and moving to the jobs in factories। हमने ये पढ़ा था जैसे कि पिछले चैप्टर के अंदर भी कि कैसे इंग्लैंड के अंदर रेवोल्यूशन शुरू हुआ था क्योंकि पीजेंट्स जो है उनके लैंड बड़े जो ज़मींदार थे, लॉर्ड्स जो थे, उन्होंने हथिया लिए थे, खरीद लिए थे कम दामों पे और उनके पास जॉब नहीं थी, इसीलिए वो लोग दूसरी जगह पे जाकर के काम ढूंढ रहे थे। In North America, industries developed for very different reasons to manufacture railway equipment so that rapid transport could link distant places and to produce machinery which would make large scale farming easier। कल हमने ये भी पढ़ा था कि कैसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था कि वहाँ पर रेलवे लाइंस बिछाई जा रही थी, रेलवे इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए और फार्मिंग को ईजी बनाने के लिए जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री सेट की जा रही थी, वो इस कारण वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था। Industrial towns grew and factories multiplied both in the USA and Canada। In 1860, the USA had been an undeveloped economy। In 1890, it was the leading industrial power in the world। कैसे 20 साल के अंतर्गत ही 1860 जहाँ पे यूएसए अनडेवलप्ड इकोनॉमी थी वहाँ पे 1890 के अंदर वो लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर बन गया था वर्ल्ड का। ओके ये भी चीज़ हमने पढ़ ली थी फिलीपींस और हवाई वाली। अब है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। The democratic spirit, which had been the rallying cry of the settlers in their fight for their independence in the 1770s, came to define the identity of the USA against the monarchies and aristocracies of the old world। अब डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो उस समय चल रहा था वहाँ पे जो सेटलर्स थे उनके लिए कि उनको भी अपने हक के लिए बोलना पड़ रहा था इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, जो कि 1770 के दौरान उनको आज़ादी मिली थी एक तरीके से। ठीक है, वहाँ पर यूएसए जो है वो किसके खिलाफ लड़ रहा था? मोनार्कीज जो चल रही थी उनके खिलाफ में। एक मिनट, ठीक है, और क्या कहते हैं वहाँ पे वो किससे डील कर रहे थे? वो डील कर रहे थे एरिस्टोक्रेसीज यानी कि पुरानी जो चली आ रही हैं सर्टेन हाई क्लास सोसाइटीज़ जो थी, और वो जो पहले के लोग नोबल लोग हुआ करते थे वो अपने से नीचे वालों को दबाने की कोशिश करते थे, उससे वो डील कर रहे थे। ठीक है, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू देम वॉज दैट देयर कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडेड द इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी विच द स्टेट कुड नॉट ओवरराइड। और वो ये भी चाह रहे थे कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी का हक जो है हर एक इंडिविजुअल के लिए लागू हो, जो कि पहले नहीं लागू था। ठीक है, both democratic rights, right to vote for representatives to Congress and for the president, and right to property were only for white men। अब ये यहाँ पर इनके साथ में क्या प्रॉब्लम चल रही थी कि इन्होंने ये जो हक दिए थे ये किसके लिए थे? दोनों ही डेमोक्रेटिक राइट्स जो दिए थे इन्होंने कि आपको वोट करने की आज़ादी है, अपने कांग्रेस को चुनने की उसके रिप्रेजेंटेटिव को चुनने की आज़ादी है, और प्रेसिडेंट को चुनने की आज़ादी, प्रेसिडेंट के लिए चुनने के लिए आज़ादी है। और दूसरा था कि ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये सिर्फ वाइट जो लोग थे उन्हीं को ही अलाउ था, कोई इनके बेसिस नहीं थे इस चीज़ का, सिर्फ एक ही वो लगाते थे कि यहाँ पे अगर आप वाइट हो तो आपको ये दोनों हक मिलेंगे। Daniel Paul, a Canadian native, pointed out in 2000 that Thomas Paine, the champion of democracy at the time of the War for American Independence and the French Revolution, used the Indians as models of how society might be organized। अब जो डेनियल पॉल एक कैनेडियन नेटिव थे यानी कनाडा के रहने वाले थे, उन्होंने
2000 के अंदर ये पॉइंट आउट किया कि थॉमस पेन जो कि चैंपियन रहे डेमोक्रेसी के इंडिपेंडेंस वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस के तहत और फ्रेंच रेवोल्यूशन के तहत, अब ये यहाँ पे पॉइंट आउट क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने इंडियंस को एक मॉडल की तरह यूज़ किया था कि सोसाइटी जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज करी जानी चाहिए। ठीक है, ही यूज दिस आर्ग्यू दैट द नेटिव अमेरिकन बाय देयर एग्जाम्पल sowed the seeds for long drawn out movement towards democracy by the people of Europe. We were not the savage. ठीक है, अब ये यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने 2000 के अंदर जो कि खुद कैनेडियन नेटिव था, उसने पॉइंट आउट किया है किसी थॉमस पेन की तरफ, और वो थॉमस पेन जो है वो चैंपियन रहे हैं डेमोक्रेसी के, जब अमेरिका वॉर आफ्टर वॉर इंडिपेंडेंस झेल रहा था, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये काफ़ी बड़े नाम रहा है इनका, ठीक है, थॉमस पेन का, और उन्होंने इंडियंस को यूज़ किया था कि किस तरीके से सोसाइटी जो है वो ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए उसके तहत बताने के लिए। और और उन्होंने ये भी कहा था कि नेटिव अमेरिकन जो है उन्होंने खुद ने बीज बोया है, ये जो मूवमेंट चला आ रहा है डेमोक्रेसी का, ठीक है, यूरोप के लोगों के द्वारा ये इसका बीज इन्होंने ही बोया है। ठीक है, और वी वर नॉट द सैवेज, और इन्होंने यहाँ पर बोला भी है कि हम लोग जो है वो गलत नहीं है, यानी कैनेडियंस जो है वो या अमेरिकन जो है वो पर्टिकुलरली इनको पॉइंट आउट करते हुए नहीं, इन्होंने सबके लिए बोला है कॉमनली कि हम वी वर नॉट द सैवेज, हम नहीं है सैवेज। इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आई हो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वाले में, यहाँ पे संविधान से जुड़े हुए जो भी बातें कही गई हैं उससे आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मूव ऑन करें आगे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज, या तो आप चैट ऑप्शन में जाके बोलें अगर आपके नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं तो। ओके, द विंड्स ऑफ चेंज। अब बदलाव की हवा जो है वो कब चली? Not till the 1920s did things begin to improve for native peoples of USA and Canada. 1920s तक जो है जो नेटिव लोग थे यूएसए और कनाडा के, उनकी कंडीशंस नहीं सुधरी। The problem of Indian administration, a survey directed by social scientist Louis Merriam and published in 1928, and only a few years before the USA was swept by a major economic depression that affected all its people, painted a grim picture of the terribly poor health and education facilities for natives in reservation. अब क्या हुआ था? प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, एक सर्वे जो है सोशल साइंटिस्ट रहे हैं लुइस मेरियम, उनके द्वारा पब्लिश किया गया था 1928 के दौरान। ये कुछ साल पहले की बात है जब यूएसए के अंदर एक बहुत रिसेशन डिप्रेशन आया था इकोनॉमिक, और लोग बाग जो हैं वो बहुत गरीब हो गए थे, उनकी कंडीशंस हेल्थ कंडीशंस भी ख़राब थी और एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। ठीक है, उससे कुछ साल पहले की बात है जब ये पब्लिश हुआ था इनका प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। White Americans felt sympathy for the natives who were being discouraged from the full exercise of their cultures and simultaneously denied the benefits of citizenship. जो अमेरिकन्स वाइट अमेरिकन्स थे उनकी बहुत उनको सिंपैथी रहती थी जो वहाँ के पहले के नेटिव्स हैं उनके साथ में, जो काफ़ी समय से अपने कल्चर को चला रहे थे, साथ साथ जो सिटीजनशिप के बेनिफिट्स थे उनको वो नहीं मिल पा रहे थे। This led to a landmark law in the USA, the Indian Reorganization Act of 1934, which gave natives and reservation the right to buy land and take loans. अब इनको जमीन खरीदने की आज़ादी कब मिली है? एक इनके एक्ट आया था 1934 के अंदर, उसका नाम था द इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नाम जो है इस एक्ट का, उसके अंदर इंडियन शब्द को जोड़ा गया है और उसमें इनको हक दिया गया है कि अब ये लैंड खरीद सकते हैं और लोन यानी कि कर्जा भी ले सकते हैं। है ना, अब दिख रही है स्क्रीन आपको? I think she's struggling with some technical and network issues. In 1950s and 1960s,
The USA and Canadian governments thought of ending all special provisions for natives in the hope that they would join the mainstream, that is, adopt European culture. 1915s और 1960s के दौरान यूएसए और कनाडा की जो सरकारें थी, उन्होंने अपने नेटिव्स के लिए उन्होंने स्पेशल प्रोविजन जो है वो लागू किया और उसमें बोला कि जो बाकी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं यूरोपियन कल्चर, हम भी उसी चीज़ को फॉलो करेंगे। मेन स्ट्रीम, यानी मेन स्ट्रीम का मतलब वो होता है जिस पर्टिकुलर समय पे कोई चीज़ ट्रेंड कर रही है, ठीक है, जो सब कर रहे हैं वो। बट द नेटिव्स डिड नॉट वांट दिस, लेकिन नेटिव्स जो थे यूएसए और कनाडा के, वो नहीं चाहते थे ये चीज़ें। In 1954, in the Declaration of Indian Rights, prepared by them, a number of native people accepted citizenship of the USA, but on the condition that their reservations would not be taken away and their tradition would not be interfered with. अब कुछ लोग जो थे वो इस चीज़ को, यूरोपियन कल्चर को नहीं अपनाना चाहते थे। अब ये जब एक्ट लाया गया 1954 के ऊपर दौरान, डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स, तब उन्होंने वहाँ के नेटिव लोगों ने बोला ठीक है, हम यूएसए की सिटीजनशिप तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, हमारा रिजर्वेशन जो है वो हमसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, और जो हमारे ट्रेडिशन में उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। क्योंकि ये लोग तो यूरोपियन कल्चर को अपनाना चाह रहे थे, और फिर इन्होंने यूएसए की सिटीजनशिप को इसी चीज़ के लिए अग्री करा था। अ सिमिलर डेवलपमेंट अकर्ड इन कनाडा। कनाडा के अंदर भी इसी तरह का डेवलपमेंट आया। जैसे कि अभी हमने यहाँ पढ़ा था, यूएसए और कैनेडियन गवर्नमेंट्स चाह रही थी, ठीक है, अपने नए मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करना, यूरोपियन कल्चर को ज्वाइन करना। तो ये लोग जो अपनी सिटीजन दे रहे थे यूएसए और कनाडा वाले, वो इसी कंडीशन के अंदर दे रहे थे कि आपको यूरोपियन कल्चर लेना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। और वहीं जो नेटिव्स थे उन्होंने साफ कह दिया था हमारे कल्चर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और हमारे रिजर्वेशन जो है हमसे नहीं लिए जाएंगे, भले ही आप अपने यूएसए की सिटीजन हमें दे दो या कनाडा की सिटीजनशिप हमें दे दो। In 1969, the government announced that they would not recognize aboriginal rights. अब 1969 के अंदर गवर्नमेंट ने वहाँ पर ये अनाउंस किया कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं लागू करेंगे, नहीं मानेंगे जो अबॉरिजिनल राइट्स हैं उनको। अब इसका मतलब है द नेटिव्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूव हेल्ड अ सीरीज ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिबेट्स। अब ओरिजिनल राइट्स, यानी कि जो पहले से ये लोग अपने राइट्स को लेकर के जिन कंडीशंस पे इन्होंने अग्री किया था सिटीजनशिप को पाना, उसी चीज़ के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अब वो नहीं मानेंगे इन राइट्स को। और इसके तहत क्या हुआ, जो वहाँ के नेटिव्स थे उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अपोजिशन करना शुरू करा, डेमोन्स्ट्रेशन हुए, डिबेट्स हुए, वाद विवाद हुए। द क्वेश्चन कुड नॉट बी रिजॉल्व टिल 1982, और ये चीज़ जो 1969 से चल रही थी ये 1982 तक रिजॉल्व नहीं हुई, सॉल्व नहीं हुई। When the Constitution Act accepted the existing Aboriginal and treaty rights of the natives. अब क्या हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट पास हुआ, एक्सेप्ट किया गया, तो जो अबॉरिजिनल और ट्रीटी राइट्स थे नेटिव्स के वो बने रहे, ठीक है, सॉर्ट आउट हुए। मैनी डिटेल्स रिमेन टू बी वर्कड आउट, कई सारी डिटेल्स जो थी अभी भी उस पर काम करना बचा था। टुडे इट इज क्लियर दैट द नेटिव पीपल्स ऑफ बोथ कंट्रीज, दो reduced so much in numbers from what they had been in the 18th century, have been able to assert their right to their own cultures, and particularly in Canada, to their sacred lands in a way their ancestors could not have done in 1880s. अब भले ही आज के ज़माने से देखा जाए तो बहुत कम नेटिव लोग बचे हैं दोनों ही कंट्री में, जितने कि वो 18 सेंचुरी के अंदर हुआ करते थे उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो है अपने कल्चर को अभी मेंटेन किए हुए हैं, स्पेशली कनाडा के अंदर। और जो उनके पवित्र स्थान है, जो उनके एंसेस्टर्स जो है उनको बचा नहीं पाए थे, उसी तरीके से इन्होंने भी अपने थोड़े से एरिया में ये लोग बचे हुए हैं और उसको कल्चर को फॉलो अप कर रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, आई सपोज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। Australia. As in the Americas, human habitation in Australia has a long history.
अमेरिका की तरह ही ऑस्ट्रेलिया की भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। द अबॉर्जीन्स, जर्नल नेम गिवन टू अ नंबर ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। अबॉर्जीन्स जो है ये एक नाम दिया जाता है जहाँ पर अलग अलग सोसाइटीज होती है उनके लिए। began to arrive on the continent over 40,000 years ago, possibly even earlier। अब ये अबॉर्जिन्स यानी अलग अलग सोसाइटी के लोग जो हैं ये आने लगे थे इस कॉन्टिनेंट पे लगभग 40,000 साल पहले से। ठीक है। दे केम फ्रॉम न्यू गिनिया विच नाउ कनेक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया बाय अ लैंड ब्रिज। ये आए थे न्यू गिनिया से जो अब आज के ज़माने में एक लैंड ब्रिज से जुड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। इन द नेटिव्स ट्रेडिशन दे डिड नॉट कम टू ऑस्ट्रेलिया बट हैड ऑलवेज बीन देयर। अब नेटिव्स के उससे माने तो ये पहले दे डिडंट कम टू ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं आए थे, ये हमेशा से वहीं थे। द पास्ट सेंचुरीज वर कॉल्ड द ड्रीम टाइम। पिछली पुरानी जो सेंचुरीज है उनको ड्रीम टाइम बोला गया है। समथिंग डिफिकल्ट फॉर यूरोपियंस टू अंडरस्टैंड सिंस द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट इज ब्लर्ड। अब ड्रीम टाइम इसलिए बोला गया है क्योंकि यूरोपियंस को समझ में नहीं आता और इसके अंदर पास्ट और प्रेजेंट की जो पिक्चर है इसके बीच का जो डिफरेंस है वो पूरी तरह ब्लर है, यानी कि हमारे पास में ज़्यादा क्लियर सिनेरियो नहीं है कि उस दौरान क्या हुआ। In the late 18th century, there were between 350 and 750 native communities in Australia with its own language. Even today, 200 of these languages are spoken. 18th century के दौरान 350 से 750 नेटिव कम्युनिटीज रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिनकी खुद की लैंग्वेजेस हुआ करती थी और माना जाता है कि आज भी उनमें से 200 लैंग्वेज बोली जाती हैं rather than in English. There is another large group of indigenous people living in the north called the Torres Strait Islanders। ठीक है, आइलैंडर्स। अब यहाँ पे एक और ग्रुप जो है बड़ा ग्रुप रहता है नॉर्थ में, ठीक है, और उनको बोला जाता है टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स। The term aubergine is not used for these as they are believed to have migrated from elsewhere and belong to a different race। Aborigine term इन लोगों के लिए यूज नहीं की जाती क्योंकि ये माना जाता है कि ये लोग कहीं और से आए हैं और ये किसी डिफरेंट रेस को बिलोंग करते हैं। Together they make up 2.4% of Australia's population in 2005। और ये खाली टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स जो है मिलकर के ही 2.4% पूरी ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन के अंदर इनका हक 2.4% बनाते हैं 2005 के फैक्ट्स के हिसाब से। Australia is sparsely populated and even now most of the towns are along the coast where the British first arrived in 1770 because central region is arid desert। ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर पॉपुलेशन जो है वो कम है, पहली बात। तो दूसरी बात, जो पॉपुलेशन रह रही है वो समुद्र किनारे पर रह रही है क्योंकि जो बीच का एरिया है पॉपुलेशन का वो बिल्कुल एरिड है, डेजर्ट है। और ब्रिटिशर्स जो है ऑस्ट्रेलिया में कब पहुंचे थे? 1770। ये ब्रिटिशर्स ही पहुंच जाते हैं हर जगह कब्जा करने के लिए। फिर द यूरोपियंस रीच ऑस्ट्रेलिया 1606। डच ट्रैवलर्स साइट ऑस्ट्रेलिया। डच ट्रैवलर्स जो है उनको ऑस्ट्रेलिया उनकी नज़रों के सामने आया। 1642 तस्मान लैंड्स ऑन द आइलैंड लेटेड नेम तस्मानिया। तस्मान लैंड्स जो है आइलैंड था एक, उसका नाम दिया गया तस्मानिया। 1770 जेम्स कुक रीचेस बॉटनी बे नेम न्यू साउथ वेल्स। 1770 में जेम्स कुक पहुंचे थे बॉटनी बे और उन्होंने नाम दिया था उस स्टेट का न्यू साउथ वेल्स। 1788 ब्रिटिश penal colony formed सिडनी फाउंडेड। एक नई कॉलोनी बनाई थी इन्होंने और उसका वहाँ पर सिडनी जो है उसको डिस्कवर किया गया था। ये है ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, यहाँ इंडियन ओशन है, यहाँ सर्दर्न ओशन है, यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स है, यहाँ सिडनी है, यहाँ कैनबरा है, यहाँ मेलबर्न है, ये तस्मानिया एक आइलैंड जो है, ठीक है, ये न्यूजीलैंड है इधर, और ये है एडलेड। ठीक है, ये इनका डिस्क्रिप्शन है कुछ जो हमने सिटीज़ अभी यहाँ पर पढ़ी हैं, तस्मानिया, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी, ये सारी। The story of the interaction between the European settlers, the native peoples, and the land in Australia has many points of similarity to the story of the Americas, though it began nearly 300 years later। अब जो स्टोरीज जानी जाती हैं यूरोपियन सेटलर्स जो यहाँ पर रुके थे यानी ब्रिटिशर्स जो रुके थे उनके बीच में, जो ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव्स हैं उन लोगों के बीच में, वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही है जैसे कि अमेरिकन्स और यूरोपियंस के बीच में रही है। बस फ़र्क इतना है कि ये 300 साल बाद हुई थी अमेरिकन्स के। Initial reports from Capital Cook and his crew about encounters with natives are enthusiastic about their friendliness।
शुरुआती रिपोर्ट जो है कैप्टन कुक ने जो दी है और उनके क्रू ने जो दी है वो ये थी कि ये लोग नेटिव्स जो थे ये काफ़ी फ्रेंडली थे. There was a sharp reversal of feeling on the part of British when Cook was killed by a native, not in Australia but in Hawaii. अब एक शार्प रिवर्सल हुआ था लोगों की फीलिंग्स का जब जो हिस्सा है ऑन द जहाँ पर ब्रिटिशर्स को लेकर के एक अलग विचारधारा शुरू हुई थी जब ये कैप्टन कुक को मार दिया था एक नेटिव ने और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं हवाई के अंदर. As often happened, a single incident of this nature was used by the colonizers to justify subsequent acts of violence towards other people. अब इसी तरह की चीज़ें कहीं हो जाती हैं तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरी वो इस तरह के इंसिडेंट को यूज़ करके ही कॉलोनीज जो है वो बना देते थे और उन्हीं के लिए कॉलोनाइजर बोला गया है. कॉलोनीज बनाने वालों को कॉलोनाइजर बोला गया है यहाँ पर. ठीक है. और इस तरह के वायलेंट एक्ट को लेकर के एक्ट्स ऑफ वायलेंट टुवर्ड्स अदर पीपल लोगों को भड़का देते थे वो जिससे वो अपना आधिपत्य जो है उसको जमा पाए. अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं. नहीं आई है तो ठीक है. कल आज इतना ही पढ़ेंगे. अब मैं आपको दूसरी क्लास का लिंक भेज रही हूँ. ठीक है. अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कलेक्ट कर लीजिएगा कल के सेशन के लिए.